Hello बच्चों, चलो let us complete from where we left. We were discussing securitization. I just explained you it's a form of selling your receivable in one form or other to someone else. आपकी बुक से एंट्री में डेटर चला गया, आपको कैश मिल गया. जो आपका मेन डेटर था, नाउ दैट गाय इज रिस्पॉन्सिबल टू द बैंकर. तो यही ब्रॉडली इसका कंसेप्ट होता है. कई बार आपका जो ये आपका बैंकर है या इन्वेस्टर है, कई बार आपका व्हाट डू यू कॉल इट, बीच में आप एसपीवी बना देते हो, जिसको आपने वो बेचे, एसेट्स बेचे, फिर वो उसने आपको सेल प्राइस दे दिया और फिर उसने आगे सिक्योरिटीज दी, यू नो. तो ये इट मे नॉट हैपन, मे और मे नॉट बी देयर. मेन तीन पार्टी क्या चाहिए, अभी हम आगे इसको पढ़ेंगे ही वैसे, तो देन लेट टेक इट देयर कि मिनिमम तीन पार्टी, बेसिक कौन से चाहिए, सेकेंडरी कौन से चाहिए. ठीक है, तो हम लाइन से चल रहे थे. अभी तो हमने कुछ स्टार्ट नहीं किया, बट हम आ गए हैं सिक्योरिटाइजेशन पे. सो इट इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, क्रिएशन ऑफ पूल ऑफ एसेट्स फ्रॉम इलिक्विड फाइनेंशियल एसेट्स. डेटर से कैश बना लिया आपने, ठीक है. अब जब तक डेटर पड़ा है कुछ मिल ही नहीं रहा ना, अगर बेसिकली कैश आ जाएगा तो आप इन्वेस्ट भी करोगे. एक बेटर रेट का आपको व्हाट डू कॉल इट, थोड़ा सा डिस्काउंट देके आप डेटर बेच देते हो किसी को. इसको मैंने आपको बताया था, इसको फैक्टरिंग भी बोलते हैं, इसको असाइनमेंट भी बोलते हैं. असाइनमेंट थोड़ा इजी वर्ड लग रहा है, सिक्योरिटाइजेशन एंड फैक्टरिंग थोड़े से टेक्निकल है, बट एक बार आप गूगल कर लो, एक बार आप समझ लो, दे आर वेल एस्टेब्लिश्ड वर्ड्स. ठीक है, because of the Latin language, etc. Factor means, you know, part, sale, and all that stuff. So the assets can be like credit card का कुछ receivable है, रेजिडेंशियल मॉर्टगेज है, आपको यू नो रेगुलर इंटरेस्ट आ रहे हैं, फ्यूचर रिसीवेबल. सबसे इजी चीज जो बताने वाली है वो डेटर ही है, इजी लैंग्वेज. डेटर बहुत सारे लोग करते रहते हैं, ये भी लोग करते रहते होंगे. नेट नेट आपको किसी भी तरीके का रिसीवेबल आपको हो, शेड्यूल्ड हो, फिक्स्ड हो, तो आप उसको आगे बेच सकते हो. आरबीआई सिक्योरिटाइजेशन करती है ट्रांजेक्शन वेयर क्रेडिट रिस्क इज इन एसेट आर रीडिस्ट्रीब्यूटेड बाय रीपैकेजिंग देम इन अ ट्रेडेबल सिक्योरिटी. आपकी जो नॉन ट्रेडेबल सिक्योरिटी थी, इलिक्विड फाइनेंशियल एसेट थे. इलिक्विड का मतलब यू नो कि चाहे वो आपको रेंट आना है रेगुलर, आपको मॉर्टगेज आना है रेगुलर, आपके रेगुलर क्रेडिट सेल्स आने हैं, अपने क्रेडिट कार्ड का यू नो टाइम दिया हुआ है 12 महीने का, जो भी आपको आने, तो उसको आप रीपैकेज करके किसी और को बेच दो. रीपैकेज करके मतलब भैया अपने उसको वर्ड ही फैक्टरिंग होता है कि जब डायरेक्टली आएगा वो तीसरे पार्टी को आएगा, इन्वेस्टर को पैसा देगा, आपको इन्वेस्टर अभी पैसा दे देगा, डायरेक्ट में इन्वेस्टर बाद में पैसा लेते रहेगा एंड ऑल दैट स्टफ. तो इसको बोलते हैं रिसीवेबल सिक्योरिटाइजेशन. फीचर क्या होते हैं, क्रिएशन ऑफ, बना रहे हो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, यस, अपने डेटर का एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बना दिया. फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इसलिए बनाया क्योंकि आपने लिया किसी के लिए वो एसेट है, जब वो किसी दिन जब एक्चुअल मैच्योरिटी आएगी डेटर की, जो आपका इन्वेस्टर है जिसने आपको आज पैसे दिए, वो तब आपके डेटर से पैसे ले लेगा. ठीक है, बंडलिंग एंड अनबंडलिंग तो सेम ही चीज है. अगर आपके बहुत सारे डेटर हैं, आप उसको इकट्ठे कर सकते हो, यू नो. अगर कुछ कंबाइन कर देते हैं तो वन पूल बन जाता है, अगर आप उसको ब्रोक डाउन कर देते हैं तो अनबंडल बन जाता है. टूल्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, अब ये भी रिस्क मैनेजमेंट का भी टूल है. कैसे, ये अपने नॉन रिकोर्स पे बेचा है. नॉन रिकोर्स क्या होता है, रिकोर्स थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड है. रिकोर्स का मतलब जिम्मेदारी आप ही की रहेगी, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे टू योर इन्वेस्टर. अगर आपके डेटर ने वापस नहीं किया तो आपका इन्वेस्टर जनरली इन केस में ये बैंक ही होगा. मतलब मैंने बैंक्स बहुत सारे किए हैं, बट इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं, यू नो, फॉर रिसीवेबल. बहुत सारी यू नो एसेट रिसीवेबल कंपनीज होती हैं. तो अगर आपका नॉन रिकोर्स है, नॉन रिकोर्स का मतलब आपने एआरसी से या अपने बैंकर से पैसे ले लिया, आपका जो डेटर था उसने उसको कुछ लिख के दे दिया, या आपकी जो बैंकर है वही मांगे कि उनके बिना लिखे भी हम मान लेते हैं. ऐसे लिखना जरूरी है असाइनमेंट को एक बार, तो आपका जो डेटर है ब्रॉड लेवल पे, या उसने आपको अपफ्रंट ही लिख के दे रखा है कि आप बेच सकते हो, तो उससे भी हो जाता है. बेच सकते हो, क्या बेच रहे हो आप, रिसीवेबल ही बेच रहे हो. सिंपल लैंग्वेज में आप इसको क्रेडिट सेल्स मान के चल लो. डेटर ही ज़्यादा बिकते हैं कॉर्पोरेट वर्ड्स में, बैंकिंग और फाइनेंशियल यू नो सिस्टम में आपके रेगुलर रेंटल, लॉन मॉर्टगेज, ये सब भी बिक जाते होंगे. बट इजी लैंग्वेज में कॉर्पोरेट वर्ड में नॉर्मली आपके जो डेटर्स होते हैं, जो आपकी क्रेडिट सेल्स के रिसीवेबल होते हैं, वही बिकते हैं. तो वो आपने बेच दिया नॉन रिकोर्स पे. अब भाई आपने अपना जो रिस्क है उसको मैनेज कर लिया, जैसे आरबीआई भी बोल रहा था, क्रेडिट रिस्क आर रीडिस्ट्रीब्यूटेड.
किसी और को चला गया। तो आपको अगर वो पैसा नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, जिसने आपको इन्वेस्टर ने दे दिया उसके पास चला गया। डिफॉल्ट इज शिफ्टेड फ्रॉम ओरिजिनेटर टू इन्वेस्टर। ठीक है। स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस है, डेफिनेटली स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस का मतलब है जब भी आपने कुछ ऐसा बढ़िया सा स्ट्रक्चर बना के कैश अरेंज कर लिया, सो सिक्योरिटाइज इन्वेस्टमेंट कंसिडर्ड बेस्ट एग्जांपल ऑफ स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस। ऐसे पढ़ाया गया आपने भाई, स्ट्रक्चर्ड, आप ये वर्ड की ना थोड़ा सा अपनी चीजों को स्ट्रक्चर किया, टेलर्ड स्ट्रक्चर किया टू मीट द रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब बोलो सर इन्वेस्टर को क्या फायदा, भाई इन्वेस्टर ने आपसे पैसे कमाए थोड़े से, तो सबका कुछ ना कुछ फायदा होगा। जब आप सोच के देखोगे, डेटर को क्या फायदा होगा, डेटर को ये फायदा हो गया कि उसने आपसे क्रेडिट पीरियड ले लिया। अगर वो इस कंसेप्ट पे एग्री ना होता, क्या पता आप उसको क्रेडिट पीरियड देते ही नहीं। ट्रेंचिंग वही सेम, स्प्लिटिंग इनटू सेवरल पार्ट, अगर एक ही डेटर था उसके मल्टीपल इनवॉइसेस को आपने ट्रेंच कर दिए, सो यू नो आर होमोजेनियस नेचर, सो आपने उसको जो भी ट्रेंचेज हैं वो एक जैसी होनी चाहिए टू स्मॉल इन्वेस्टरों के अफोर्ड इन्वेस्ट। ठीक है, तो ये हमने ब्रॉडली आपका देख लिया। थोड़ा जल्दी करते हैं, मेन पॉइंट पे आते हैं। बेनिफिट क्या होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट तो बेनिफिट ही है। मैंने आपको बता दिया कि वैसे तो कोई बेनिफिट ऐसा नहीं है, नहीं बेनिफिट तो है क्योंकि ऑफ बैलेंस शीट हो जाता है। तो अगर आप लोन ले लेते तो आपका लिक्विडिटी नीड्स मीट हो जाती है, बट आपकी बैलेंस शीट पे लोन आ जाता। अगर किसी को लोन कम दिखाना है तो लोन कम क्यों दिखाने हैं सर, भाई ये कई बार जब आपकी कंपनी की वैल्यूएशन होती है तो वहाँ पर लोन एंटरप्राइज वैल्यू सब अलग दिखाई देता है। अपने डायरेक्ट कैश आ रहा है यार, कैश आ रहा है सिस्टम में इंस्टेड ऑफ, तो रिस्क कम हो गया। तो वही है सबसे पहला ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग। गाइस किसी को समझ में आया कि ये, किसी को नहीं समझ में आया कि ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग नहीं है। ये जो आपको कैश मिला अपने डेटर के अगेंस्ट, अगर इजीएस्ट वे क्या था कि आप लोन ले लेते, बिजनेस नॉर्मल चलते रहता, और जब आपका ड्यू होता तो आप पे कर देते, रिसीव करते रिसीवेबल, और फिर आप लोन पे करते। ये आपकी लोन जो लेते आप ये बैलेंस शीट पे आता। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये ऑफ बैलेंस शीट है। आपने सीधे डेटर खत्म किए, कैश लिया, ऑफ बैलेंस शीट अरेंजमेंट हो गया। इंपॉर्टेंट वर्ड है, आई नो कि इतना आसान नहीं जब तक आपको समझ में नहीं आएगा। बैलेंस शीट पर आपका लोन नहीं आया, आपने सीधे अपने रिसीवेबल किसी थर्ड पार्टी को बेचे सेचे, आपने कोई एग्रीमेंट साइन किया, एग्रीमेंट बैलेंस शीट में नहीं दिखता। आपने एंट्री पास की, कैश टू डेटर्स, कहानी खत्म। कॉन्ट्रैक्ट आपने साइन कर रखा है, दैट इज सेपरेट, बट कॉन्ट्रैक्ट में भी वी जस्ट डिस्कस्ड कि आपका रिकोर्स नहीं लिया आपने। अगर आपने रिकोर्स नहीं लिया, एक वर्ड होता है नॉन रिकोर्स, तो आप वो बंदा अगर आपका डेटर नहीं भी देगा तो आपकी जिम्मेदारी नहीं है। मोस्ट स्पेशलाइजेशन इन मेन बिजनेस, भाई अगर आप अपने डेटर ही देखते रहोगे, आप अपने रिसीवेबल ही देखते रहोगे तो आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो आपको मोर स्पेशल, आप काम करो, रिसीवेबल की चिंता छोड़ो, बेनिफिट मैंने आपको बता दिए, मार्केट में बिक जाएगा। इन केस ऑफ नॉन रिकोर्स मैनेजमेंट इवन द बर्डन ऑफ डिफॉल्ट इज शिफ्टेड, क्योंकि हम जनरली हम नॉन रिकोर्स ही करेंगे। वैसे ये रिकोर्स भी होते हैं, काफ़ी सारे रिकोर्स भी होते हैं। जैसे बड़ी कंपनियां होती हैं जो आपके बड़े डेटर होंगे, बोले हमें इस लफड़े में नहीं पड़ना, हम आपको जानते हैं, तो फिर आपका नॉन रिकोर्स बेसिस पे होगा। तो अगर बाई चांस आपके डेटर ने टाइम पर इन्वेस्टर को नहीं दिया, बैंक को नहीं दिया, तो फिर आपको देना पड़ेगा, फिर ये दोबारा बैलेंस शीट पे आ जाएगा। तो नॉन रिकोर्स, बट अगर मैं सिर्फ नॉन रिकोर्स की बात करूँ, रिकोर्स नॉन रिकोर्स क्या होता है एक बार पढ़ लो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको पता होनी चाहिए। रिकोर्स का मतलब लायबिलिटी, मतलब मेरे को आता है इसलिए मैं आपको ठीक से समझा नहीं पा रहा। रिकोर्स, ये थोड़ा सा ना कुछ एक चीज़ें याद भी करनी पड़ती हैं कभी कभी। याद का मतलब आई एम नॉट आस्किंग यू टू रट्टा, बट ये थोड़ा रिकोर्स, ये थोड़ा सा लैटिन टाइप वर्ड है। तो अगर कुछ भी इंग्लिश, स्पेसिफिक इंग्लिश वर्ड है जो अपने कॉन्वेंट एजुकेटेड फ्रेंड्स हैं उनको समझ में भी आ गया होगा। तो रिकोर्स का मतलब लायबिलिटी आपके ऊपर आ जाएगी वापस। इफ समवन हैज नॉट डन देन यू हैव टू डू, यू हैव टू पे। बट अगर नॉन रिकोर्स है तो आपका और जो बैंकर का, बैंकर ही इन्वेस्टर है, उसका जो एग्रीमेंट हो गया, अब आपसे कुछ लेना देना नहीं। नाउ योर बैंकर और इन्वेस्टर विल फॉलो द डेटर, तो लायबिलिटी इज शिफ्टेड टू डेटर। आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड इट। इतनी डिटेल में बताया, 3 लाइनें पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, दूसरी बार सुनोगे अच्छी तरह समझ में आएगा। हेल्प्स टू इम्प्रूव फाइनेंशियल रेशो, बिल्कुल सही बात है भाई। आपका करंट रेशो इंप्रूव हो गया, आपका सॉल्वेंसी रेशो इंप्रूव हो गया, आपका डेट टू इक्विटी इंप्रूव हो गया। ठीक है, आपका कैपिटल वेटेड रेशो इंप्रूव हो गया। कैसे, तो सीधे कैश आ गया यार। जब कैश आता है तो सारे जो फाइनेंशियल रेशोज होते हैं वो इंप्रूव हो जाते हैं। रिड्यूसिंग बोरिंग, वेरी गुड, मतलब इनडायरेक्ट है ये, लगता नहीं ऐसे, रिड्यूसिंग बोरिंग कॉस्ट,
बट आई हैव डाउट हेयर, वो किसी और हेड में आ जाएगी, क्योंकि आपने एक्चुअली तो डेटर बेचे तो पूरा 100 का 100 थोड़ी ना मिला, 5 रुपए का उसको आप फाइनेंस कॉस्ट ही मानोगे। अगर फाइनेंस कॉस्ट की जगह पे और कहीं और डाल रहे हो तो ठीक है, बोरोइंग कॉस्ट नहीं आई वो। हाँ, थोड़ा सा ये सस्ता भी होना चाहिए आइडली, बट होता नहीं है प्रैक्टिकल लाइफ में। फॉर्म ऑफ फ्रॉम द एंगल ऑफ इन्वेस्टर, फ्रॉम द एंगल ऑफ इन्वेस्टर, ये हम पढ़ के रहे थे, बेनिफिट ऑफ सिक्योरिटाइजेशन। तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क हो जाता है, और इसलिए उसका डाइवर्सिफिकेशन कैसे हो गया? अरे भाई, जो ये ले रहा है, सपोज बैंक के ले रहा है, सपोज क्या बैंक ही लेता है ज़्यादातर, तो बैंक ने आपके रिसीवेबल खरीदे, अब वो क्या कहते हैं, मुझे आपको 100 रुपये देने थे, बैंक ने आपको 100 दे दिया, मुझे बैंक को देने हैं। या फिर मुझे आपको 100 देने थे, बैंक ने आपको 50 दे दिए, अब 50 आपको बैंक को देने, 50 मुझे बैंक को देने, क्योंकि मैं आपका डेटर था, आपने बेच दिया मुझे। ठीक है, तो बैंक का डाइवर्सिफाई हो गया रिस्क, इजी है। जो भी बैंक ने खरीदा, जिससे भी वो अपने अलग अलग, हर एसेट बैंक के लिए एक अलग सिक्योरिटी हो गया। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, बैंक को कई बार, बैंक के ऊपर आरबीआई के इशू होते हैं या प्रेशर होता है कि आपको प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग करनी है, वहां पे उसको कुछ मिल नहीं रही होता इतना ज़्यादा, क्या कहते हैं, डायरेक्ट, तो आप उसको सेकेंडरी मार्केट से भी खरीद सकते हो। प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिफॉल्ट, तो ये आपके लिए है इन केस ऑफ रिकोर्स अरेंजमेंट। तो रिकोर्स अरेंजमेंट अगर ये होती है तो इफ दे ये इन्वेस्टर के लिए, तो इन्वेस्टर का मतलब बैंक, तो अगर रिकोर्स है, अभी तक हम ऊपर नॉन रिकोर्स की बात कर रहे थे, इफ देयर इज एनी डिफॉल्ट बाय द थर्ड पार्टी, ओरिजिनल ओरिजिनेटर, मतलब ओरिजिनल पर्सन शेल मेक गुड द लॉस अमाउंट। ठीक है, पार्टिसिपेंट्स इन द सिक्योरिटाइजेशन, बिल्कुल सही बात है जो मैं बोल रहा था आपको। इसमें सही बात क्या है, मतलब सही से पढ़ाया जाएगा आपको कि देयर आर टू टाइप ऑफ पार्टिसिपेंट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी कौन होता है? ओरिजिनेटर, मैन्युफैक्चरर, मेन पर्सन जिसके पास रिसीवेबल थे। स्पेशल पर्पस व्हीकल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सम टाइम, आई विल से सम टाइम, जस्ट टू टू प्रोटेक्ट लेयर एंड टू, लिखो, इसमें लिखा हुआ है वैसे, होल्ड द लीगल टाइटल ऑफ दीज एसेट्स, तो आप वहाँ पे फिर नए से अभी आएंगे होंगे, सर्टिफिकेट्स बना सकते हो आप, इसको ब्रेक कर सकते हो, मल्टीपल लेयर में तोड़ सकते हो। इन्वेस्टर, इन्वेस्टर इज नो वन बट द बैंकर, इन्वेस्टर भी होता है, कैपिटल मार्केट बहुत इवॉल्व हो चुकी है, जनरली बैंकर इज द इन्वेस्टर हेयर। ठीक है, मनी बैक इन फॉर्म, इसको मिलेगा इंटरेस्ट और प्रिंसिपल। ठीक है, सेकेंडरी पार्टिसिपेंट क्या होते हैं? ऑब्लिगर। अब ऑब्लिगर कौन है भाई इसमें? हु इज द ऑब्लिगर गाइस, जस्ट टेल मी। जो ऑब्लिगर बताएगा उसको 2 चॉकलेट्स मिलेंगे। सो ऑब्लिगर इज द मेन बंदा जिसको आपने सेल की है, ये आपका डेटर है, ये तो मेन ही बंदा है पब्लिक में, मेन रूट। अभी हम कुछ बेचे जा रहे हैं, सेल किया, क्या बेच रहे हो आप? अपनी रिसीवेबल बेच रहे हो, रिसीवेबल किसी के तो पेबल हैं, तो ये ऑब्लिगर है जिसको देना है, और वो चाहे मुझे दे दे, अगर मैंने फैक्टरिंग कर दी, सिक्योरिटाइजेशन कर दिया, डिस्काउंटिंग कर दी, तो फिर अब वो इन्वेस्टर को देगा। इन्वेस्टर भी हम पढ़ के आए हैं इन्वेस्टर के एंगल से। ठीक है, यहाँ पे हम पढ़ के आए हैं इन्वेस्टर के एंगल से सिक्योरिटाइजेशन क्या होता है। तो ऑब्लिगर इज द मेन गाय, जो कि आपका मेन मैन्युफैक्चरर, जो कि आपका मेन डेटर है, जिसने आपसे मेन कहा ना, मेन रूट। ये एसेट ही है एक्चुअली, ऑब्लिगर ये एसेट है, बैलेंस शीट में खड़ा हुआ है, देयर क्रेडिट स्टैंडिंग इज पैरामाउंट इंपॉर्टेंस। अगर देखो आपका ऑब्लिगर ही ठीक नहीं, जिसने आपसे सामान खरीदा था, जिससे आपको पैसा लेना है, जो आपका डेटर है, अगर उसकी क्रेडिट स्टैंडिंग, क्रेडिट रेटिंग हम कई बार पढ़ चुके हैं, अगर आप एमएफ का चैप्टर पढ़ोगे, फर्स्ट में भी और जनरली हर एक में मैंने पूरा ग्राफ देके समझाया हुआ है, तो उसकी क्रेडिट रेटिंग डी है, कोई लेगा ही नहीं, आपका सिक्योरिटाइजेशन हो ही नहीं सकता। सी तक भी नहीं लेगा, ट्रिपल बी तक नहीं लेगा, बड़ी हाई क्वालिटी का होनी चाहिए। हाई क्वालिटी क्या होती है? ट्रिपल ए, डबल ए। सर आप बताने की छोड़ो चिंता, हमें पता है क्रेडिट रेटिंग क्या होती है। तो ऑब्लिगर जो है, जो डेटर है, वो इज द मेन पर्सन टू पे, टू, जिसके रिसीवेबल जिसको देने हैं वापस, वो मेन ऑब्लिगर होता है। रेटिंग एजेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, दोबारा पढ़ाएगा तो नीचे पढ़ा देता है यार। तो इसके जो चार्ट होता है वो अपने एमएफ में देखा हुआ है। चार्ट कैसे चलता है गाइस? ट्रिपल ए से लेके, डबल ए से लेके, फिर ऐसे ऐसे जाते जाते डी तक पहुंच जाता है। तो एमएफ वाले चैप्टर में पढ़ लो जाके, एक बार दोबारा देख लो, अगर एमएफ का चैप्टर कर चुके याद हो, देखने की जरूरत नहीं। तो जब इंडिपेंडेंट ट्रेडिंग रेटिंग एजेंसीज ने ऑब्लिगर की हमें पूरी कहानी बता दी, उसकी लाइफ स्टोरी सब बता दी, तो फिर हमें कोई परेशानी नहीं है। रिसीविंग एंड पेइंग एजेंट, क्योंकि आप कुछ एक इंस्ट्रूमेंट बना दिया, ये ना बड़ी इवॉल्व मार्केट हो चुकी है सिक्योरिटाइजेशन की, नॉट ओनली इंडिया में भी हो रही है, बट बाहर तो बहुत ज़्यादा है ये।
तो अगर आपने वो एसपीवी बना के उसने अलग से एसेट बना दिया उस पेपर या रिसीवेबल फलाना धम का, तो फिर आपको वो डिजिटल फॉर्म में हो जाएगा, तो आपको एक आरपी अपॉइंट करना पड़ेगा। आरपी आप जिंदगी भर दिखते रहोगे, केफिन होता है, कार्वी होता है एंड ऑल दैट स्टफ। तो ये जो होता है रिसीविंग एंड पेइंग एजेंट। सेम वे आपका कई बार ट्रस्टी भी बनेगा, अगर आपने कुछ ऐसी चीजें की हैं ओवरसीज वगैरह, तो ट्रस्टी बनाना पड़ेगा। क्रेडिट इनहांसर, ओ वाओ, दिस इज इम्पोर्टेंट वन। अगर आपका जो डेटर है जिसको आप बेच रहे हो वो आपको दे ही नहीं रहा, तो फिर कोई उसने आपको कोई गारंटी दे रखी है, आपने उसको क्रेडिट के लिए भी किसी की गारंटी भी दी, तो दैट गाय कैन एक्ट एज अ क्रेडिट इनहांसर फॉर क्रेडिट। स्ट्रक्चरर, जिसने सब स्ट्रक्चर किया, जनरली ये बैंक होता है। इट बिगिन विद ओरिजिनेटर, इन्वेस्टमेंट बैंकर होता है, अदर पार्टी टू डील इन द सिक्योरिटीज, ऑल में दीज आर इन्वेस्टमेंट बैंकर्स आर कॉल्ड द डील अरेंजर्स। ठीक है, मैकेनिक्स कैसे होता है, क्रिएशन ऑफ पूल ऑफ एसेट्स। तो इसने मॉर्गेज का एग्जांपल दिया हुआ है, बट बेसिकली ये रिसीवेबल्स है, मल्टीपल रिसीवेबल्स को इकट्ठा कर लिया आपने, मल्टीपल रिसीवेबल। बच्चों ये याद भी होगा आपको, बच्चों नहीं बच्चों, ये याद भी होगा आपको, 100% याद होगा। रिसीवेबल सिंपल सी बात है, क्रेडिट सेल से याद करो एक बार दोबारा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। who am I to decide it's important or not? टेक्निकल थ्योरी इंपॉर्टेंट है, लाइफ में यूज होगी। सपोज आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज फैक्टरिंग, व्हाट इज सिक्योरिटाइजेशन, हाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इट। तो ऐसा थोड़ी ना है कि 5 नंबर पेपर में पास हो जाओगे, उसमें तो फेल हो जाओगे आप। तो ये अभी पढ़ाया जा रहा है आपको, दिस वाज नॉट देयर इन डिटेल इन योर सीए इंटर और बीकॉम वगैरह। ट्रांसफर टू एसपीवी, एक प्रोसेस बता रहे हैं, मैकेनिज्म, मे और मे नॉट बी डिपेंडिंग अपॉन। ठीक है, अगर आपको बहुत सारे वो करना है, बंडलिंग अनबंडलिंग मल्टीपल प्रोडक्ट बनाना है, तो करना पड़ेगा। सेल ऑफ सिक्योरिटी, जब सिंपल जो आपका रिसीवेबल था उसको इसने एसपीवी में फाइनेंशियल सिक्योरिटी बना के उसको कर दिया। अभी पास थ्रू सिक्योरिटी भी हो सकता है कि पूरी पूरी सिक्योरिटी, पे थ्रू सर्टिफिकेट। तो अगर आपने उसको अनबंडल करके छोटा बना लिया, अभी ब्रॉडली फिर दोबारा डिफाइन है। एडमिनिस्ट्रेशन कोई ना कोई तो करेगा, जनरली एसपीवी ही करेगी इसकी एडमिनिस्ट्रेशन। Recourse to the originator in case of default by the debtor, receivable go back to the originator from SP। देखो SPV चांस नहीं लेते, SPV तो है ही इंटरमीडिएट स्पेशल पर्पस व्हीकल है, फर्स्ट लेवल बंदा वापस आ जाएगा। सर इतनी रिवीजन कराएंगे तो टॉपिक खत्म कैसे होगा। एसपीवी तो कई की जगह पे होती है, बट ये जो मेन ओरिजिनेटर है जिसने सेल की थी। अल्टीमेट लायबिलिटी किसकी गई, अल्टीमेट लायबिलिटी इन एनी केस पैसा तो डेटर ने देना है अपने, डेटर की क्रेडिट वर्दीनेस इंपॉर्टेंट है। ये हमने स्ट्रक्चर में, इन्वेस्टर कौन है, एक्चुअली इन्वेस्टर कह लो या बैंकर कह लो, जिसने लोन को या रिसीवेबल को खरीद लिया। तो ये इस कहानी है, वी वर एट द रिकोर्स। तो अगर रिकोर्स होता है तो ओरिजिनेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दोबारा बन जाती है। ओरिजिनेटर मीन्स द मैन्युफैक्चरर ऑफ द गुड्स, नॉट द पेयर राइट नाउ, नॉट द डेटर। रीपेमेंट ऑफ फंड्स वो चला जाएगा। क्रेडिट रेटिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट, कई बार इंस्ट्रूमेंट की भी आपने इतना कुछ कॉम्प्लेक्स तो नहीं बनाया, उसकी भी रेटिंग करवानी पड़ सकती है। चलो प्रॉब्लम देख लेते हैं क्विकली। स्टैम्प ड्यूटी कौन पे करेगा, आपको पता है, सेल परचेज कुछ भी होती है तो स्टैम्प ड्यूटी का केस आ जाता है। समटाइम डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सिक्योरिटी आपको स्टैम्प ड्यूटी का एडिशनल बर्डन लग सकता है। टैक्सेशन, जो जिस लेवल पे अपने एसपीवी खरीदा उसको प्रॉफिट गेन हुआ, तो ये सारी चीज़ें भी चलेंगी। अकाउंटिंग, इतनी सारी ऑफ बैलेंस शीट है, तो सब मैनेज करना थोड़े से आपको इशूज आएंगे इसमें। लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि हर एक का एक अलग स्ट्रक्चर होगा, अलग स्टैंडर्ड होगा, बट मोटा मोटा कैसे फ्रेम रहेगा। इनएडिक्वेट डेट मार्केट, अभी इंडिया में डेट मार्केट इतनी लाइव नहीं हुई है। इनफेक्टिवनेस फोरक्लोजर लॉज, अभी फोरक्लोजर लॉज भी हमारे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। पास थ्रू सर्टिफिकेट का मतलब मैंने क्या बताया था आपको, कि आपने जब एसपीवी ने खरीदा तो एसपीवी ने उसको दीज सेलर ट्रांसफर द एंटायर रिसिप्ट ऑफ कैश इन फॉर्म ऑफ व्हाट डू यू कॉल इट, सारी की सारी जो पूरा सर्टिफिकेट था एक था, वो आपने उसको बेच दिया, एसेट सोल्ड। द सिक्योरिटी रिपेंड डायरेक्ट क्लेम फ्रॉम द इन्वेस्टर, जो मेन डायरेक्ट क्लेम था। तो लाइक जैसे जब आपको बेचा तो उसने जो भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बनाया। बट पे थ्रू सिक्योरिटीज क्या होता है, तो उसी को आपने मल्टीपल चीज़ों में तोड़ दिया। तो एसपीवी में आके एसपीवी के जो एसेट थे उसको आपने एक नया पेपर का नाम दे दिया, जिस पेपर के थ्रू आपने कंपनी से खरीदे। पर पेपर क्या होता है, पेपर इज नथिंग बट एन इंस्ट्रूमेंट, तो एक नया इंस्ट्रूमेंट बन गया। SPV debt securities are backed by the asset and hence it can restructure different tranches from varying maturity। अब अलग अलग एसेट्स की अलग अलग मेच्योरिटीज का आपने बना दिया उसमें।
While in pass-through certificate, pass-through is a one-go bundle, immediate basis. In PTS case, multiple maturities can be agreed. स्ट्रिप सिक्योरिटी क्या होता है? सिर्फ ओनली इंटरेस्ट प्रिंसिपल ओनली, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है टेक्निकल वर्ड करने के लिए। सिंपल सी बात है कि अगर आपने मतलब इतनी स्ट्रिप मैंने देखी नहीं कभी, और होनी भी नहीं चाहिए। एक से एक डेट प्रोडक्ट है, उसका इंटरेस्ट का ही आपने राइट खरीद लिया। एक डेट प्रोडक्ट है, उसका सिर्फ चलती हैं मार्केट में, चलती हैं भाई, ठीक है। प्राइसिंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रिस्क इन सिक्योरिटाइजेशन को देख लेते हैं। सबसे पहले तो क्रेडिट रिस्क इन सिक्योरिटी, प्राइसिंग इतना है क्यों नहीं? ये सीधी सी बात है, लोन से चलेगा। लिखने के लिए आप कुछ भी लिख लो, लोन वाला ही रेट चलेगा मोटा मोटा। क्रेडिट रिस्क और काउंटर पार्टी रिस्क, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये लीगल रिस्क। बंदे ने पैसे ही नहीं दिए, बैंकरप्सी डिक्लेयर कर दी, जितने मर्जी अपने लेवल बनाए नहीं बनाए, पैसा नहीं मिलेगा। मतलब अल्टीमेटली अगर वो नॉन रिकोर्स था तो बैंक गया डूब गया, अगर रिकोर्स बेस पे था तो आप डूब गए। डूबे क्या मतलब, वो आपका डेटर डिबेटर्स हो गया। मार्केट रिस्क होते ही होते हैं। कभी आपका लाइक सपोज यहाँ पे जो उन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है, आपका प्री पेमेंट रिस्क है। पहले प्री पेमेंट से मैक्रो इकोनॉमिक पे आते हैं। सो मैक्रो इकोनॉमिक कर लेते हैं। कमर्शियल व्हीकल था आपके, जो मेन एसेट, अगर वो मार्केट में उसका रेट गिर गया तो फिर जो आपने किसी को बेचे थे टिल द टाइम जो होल्डिंग पीरियड था उसके बीच में रेट गिर गया, अब उसको पैसा तो वहां से कम ही मिलेगा ना। पीपल माइट इवन प्रेफर टू डिफॉल्ट, सो वो विलफुल डिफॉल्ट कर देंगे कि आप मार्केट से खरीद लो। रीपेमेंट रिस्क, अब आपका जब इंटरेस्ट रेट कुछ कम हुआ तो लोगों ने फटाफट आपके जो पुराने हाई इंटरेस्ट रेट वाले लोन थे उसको पे कर दिया, तो अब आपका प्रीपेमेंट हो गया। बिकॉज इन्वेस्टर में रिसीव देयर मनी अहेड ऑफ शेड्यूल मे नॉट बी एबल टू इन्वेस्ट। हमने म्यूचुअल फंड में ही पढ़ा था भाई, म्यूचुअल फंड में तो यहीं पे लाके घुमा फिरा के पैसे डाल रहे होंगे, ठीक है। इंटरेस्ट रेट रिस्क, सेम कहानी। It result in the interest rate mismatch can lead to situation where the pool cash flow is not sufficient to meet the investor payout. तो ये भी बड़ा सिंपल है कि आपने कहीं ना कहीं से लोन लिया हुआ है, आपने अपफ्रंट इंटरेस्ट दिया है या क्या दिया है, थोड़ा सा इसको स्ट्रक्चर्ड ऐसे करना है कि जब पैसा आए तो आगे भी टाइम पे चला जाए। सो कई बार ऐसा गड़बड़ी हो जाती है कि आपने जो आगे डिस्काउंट किया उसकी मेच्योरिटी मिसमैच हो गई। गाइज, आई नो कि थोड़ा मैंने जल्दी जल्दी में पढ़ाया है। अभी इसमें दो पॉइंट और हैं, टोकनाइजेशन एंड व्हाट डू यू कॉल इट, एआई, नॉट एआई, ब्लॉकचेन। तो इसको मैं नहीं चाहता कि जल्दी जल्दी पढ़ाऊँ, इसको हम आराम से डिटेल में पढ़ेंगे। सो व्हाट डू यू कॉल इट, इसलिए क्या कहते हैं इसे अभी मैं रोक रहा हूँ। विल कवर दी 5-6 पेजेस इन द नेक्स्ट चैप्टर। कंटिन्यू टू कीप वर्किंग हार्ड। अभी मोदी जी ने भी बोला है कि नींद पूरी लेनी चाहिए। मोदी जी ने बोला है नहीं बोला है, एक्चुअली नींद पूरी लेनी चाहिए, बट चलो मोदी जी ने बोला है तो थोड़े बड़े भी हैं, सीनियर भी हैं, उनकी बात भी सुनो। नींद पूरी लो, पूरी का मतलब 6, 6.5, 7 घंटे मैक्सिमम, और फिर दिल लगा के पढ़ाई करो। चलो, सी यू गाइस सून, मे बी टुमारो। टेक केयर, बाय बाय, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड स्टे ट्यून, बाय।